Good morning. Today is 15th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु एजुकेशन बोर्ड के +2 के स्टूडेंट्स को 85% रिजर्वेशन दिया मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए, लेकिन इस डिसीजन को मद्रास हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, इनवैलिडेट करार दे दिया है। तो सभी इश्यूज को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका से लार्सन सी यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो रहा है, तो इससे सी लेवल से हमारे राइज हो जाएंगे, समुद्र में पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स डूब जाएंगे। तो इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीच का आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेक्जिट से रिलेटेड है और यूरोप की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया है, खासकर यूके की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। नीचे का आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट ब्रिगेड को क्रिटिसाइज करता हुआ ये आर्टिकल है, हमारे देश के अंदर में पॉलिटिकल आर्टिकल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज सैटरडे है, सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, काफी फैक्चुअल डिटेल्स, ये भी इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। दो आर्टिकल्स आज हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। एक लाइव मिंट का जो आर्टिकल है ये इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस को डिस्कस कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। और एक और जो आर्टिकल है आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, ये मोन्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन को लेके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट के डिसीजन जिसमें उन्होंने 85% रिजर्वेशन दिया था। देखिए मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले कैसे होते थे तमिलनाडु के अंदर में। 2005 से पहले जो दाखिले होते थे तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में, वो होते थे एक एग्जाम के बेस पे, जैसे आमतौर पे हमारा यूपीएससी का एग्जाम है, वैसे ही मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक एग्जाम होता था। लेकिन 2005 में सरकार को लगा तमिलनाडु की कि जो रूरल इलाकों में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको काफ़ी डिसएडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर्स की सुविधाएं उनको अवेलेबल नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कानून बनाया 2006 के अंदर में। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन्स होंगे, जो दाखिले होंगे, सिर्फ +2 के मार्क्स के बेस पे होंगे। समझ गए? यानी तमिलनाडु में जो एडमिशन्स होते थे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में 2006 से सिर्फ +2 के मार्क्स के बेस पे हो रहे थे और एंट्रेंस एग्जाम होता ही नहीं था। लेकिन अब यूनियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया पिछले साल, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें यह हुआ कि सिर्फ पूरे देश में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के लिए सिर्फ एक टेस्ट होगा, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब तमिलनाडु सरकार को यह बात अच्छी नहीं लगी। वो तमिलनाडु वाले कहते हैं कि देखिए हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है वो काफ़ी पुराना है और सीबीएसई अपने सिलेबस में काफ़ी आगे निकल गई है। यानी अगर तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में भी दाखिले अगर नीट के आधार पे होंगे तो तमिलनाडु के जो बच्चे हैं वो काफ़ी पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वो पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं और सीबीएसई का सिलेबस है वो काफ़ी अपडेट हो चुका है। तो ये कारण उन्होंने मेन बताया। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, अब चेंज करना चाहते थे तमिलनाडु सरकार की हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले नीट के आधार पर ना हो, तो उसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। कानून क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जो नीट बनाया गया है ये पार्लियामेंट में कानून पास करके बनाया गया है। तो आपको पता ही होगा, लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि अगर पहले से पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून मौजूद है, कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, अगर स्टेट को कानून बनाना है पार्लियामेंट के कानून के ऊपर में तो प्रेसिडेंट के एसेंट चाहिए। तो मीनवाइल क्या हुआ, उनको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उन्होंने अपना बिल भेजा हुआ था कि वहां पे जो दाखिले हों सिर्फ पहले जैसे सिस्टम के हिसाब से 85% जो काइंड ऑफ पहले जो उनका सिस्टम चला आ रहा था कि वो +2 के मार्क्स के आधार पर दाखिले उनके होते थे। तो लेकिन मीनवाइल उन्होंने क्या किया, 85% रिजर्वेशन दे दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो तो आएगी तब आएगी, अभी तो कुछ एडमिशन होने चाहिए ना, इसलिए उन्होंने 85% रिजर्वेशन दे दिया। तो ये पूरा बैकग्राउंड, पूरी कहानी थी। अब आगे डिस्कस करते हैं। 85% रिजर्वेशन मिलने के बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने इनका डिसीजन स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि तमिलनाडु सरकार को कि आपका जो ये डिसीजन है गलत है, राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ में है। अब आर्टिकल कहता है कि ये बात तो बिल्कुल साफ ही थी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही कह दिया था कि एक ही टेस्ट होगा पूरे देश में दाखिलों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, वो होगा नीट। तो फिर मद्रास हाईकोर्ट कैसे एक प्रकार से अपोज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को? फिर क्या कहता है आर्टिकल कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती है इस सारी कंफ्यूजन के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले साल जब 1 साल का समय दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक बार एग्जाम्शंस दी गई थी, तो स्टेट गवर्नमेंट को तैयार हो जाना चाहिए था इस पूरी सिचुएशन के लिए। पहले वो सिलेबस अपडेट कर सकते थे, रूरल इलाकों के पास में जो डिसएडवांटेज था उसको भी पाट सकते थे, गैप जो थी वो पूरा कर सकते थे, किस प्रकार की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते थे रूरल इलाकों के स्टूडेंट्स को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब वहां पे जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे काफी सारी कंफ्यूजन है कि कैसे एडमिशन होगा अब उनका। आगे क्या कहता है आर्टिकल कहता है कि चलो ये बात तो सही है कि तमिलनाडु सरकार की गलती है कि उन्होंने अपडेट नहीं किया सिलेबस, लेकिन आर्टिकल कहता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं तमिलनाडु सरकार के वो कुछ हद तक सही हैं। जैसे अगर नीट से एडमिशन्स होते हैं तमिलनाडु के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर में, तो 72% जो मेडिकल सीट्स हैं वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स ले जाएंगे। तो काइंड ऑफ ये
काफी बड़ा डिसएडवांटेज होगा, ऐसा आर्टिकल कहता है। फिर एक आगे जो आर्ग्यूमेंट आता है वही आर्ग्यूमेंट कि कोचिंग फैक्ट्रीज है वो फिर से खुल जाएंगी तमिलनाडु के अंदर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए, और भी काफी सारे रीजंस है। देखिए, लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि ऑलरेडी जो है तमिलनाडु में अब +2 के मार्क्स के बेस पे दाखिले होते हैं, वहां पे भी काफी कोचिंग चलती है। तो ये काइंड ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जो कि वैसे इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ लेकिन सच है। आगे क्या आता है वे फॉरवर्ड के अंदर में। नीट देखिए, आंसर तो है कॉमर्शलाइजेशन को रोकने के लिए। जिस प्रकार से आज मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बेची और खरीदी जाती हैं, तो एक नीट एक अच्छा सोल्यूशन है, काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे। लेकिन नीट को इसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक गोल्स को भी ध्यान में रखना होगा। अब जिस प्रकार से हमारे देश में डाइवर्सिटी है, रीजनल इकोनॉमिक लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटीज हैं, यूनिफॉर्मिटी, इस चीज में कोई एक सोल्यूशन नहीं हुआ। और तब जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट ये चीज थोप रही है एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में, ऐसा आर्टिकल कहता है। तो अभी क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक टेबल पे आना चाहिए और मिल बैठ के एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि जो बच्चों का भविष्य है वो खराब ना हो। और जो कंफ्यूजन है अभी तमिलनाडु स्टूडेंट्स में अभी भी कि किस प्रकार से उनके एडमिशन होंगे, उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। तो गोल 3 हैं, उनको सर्व करना है मिलके। कौन से 3 गोल हैं? फेयरनेस होनी चाहिए एडमिशंस के अंदर में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन एडमिशंस। तो 3 गोल्स को सर्व करना है और मिलके सर्व करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को बच्चों के भविष्य के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। क्वेश्चन तो नहीं आएगा इस पे स्पेसिफिकली तमिलनाडु सरकार का ऐसा डिसीजन, लेकिन फिर भी काफी कंटेक्स्ट मिल जाता है, काफी फोल्डर मटेरियल है हमारे पास, कभी ना कभी आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अब अगला जो आर्टिकल है वो लार्सन सी से रिलेटेड है। ये देखिए, हुआ क्या है, अंटार्कटिका में एक जो बर्फ का टुकड़ा है वो मेन अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहां से अलग हो रहा है। अभी दरार पड़ गई है और धीरे धीरे वो अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये दरार है। तो इस पे ये आर्टिकल है पूरा। क्या कहता है आर्टिकल? आर्टिकल कहता है कि अब बिल्कुल दरार पड़ चुकी है, खड्डा हो चुका है, गैप आ चुका है, तो डेफिनेटली ये अलग हो जाएगा मेन अंटार्कटिका से। लार्सन सी आइस ब्लॉक, बर्फ का टुकड़ा है ये, लेकिन टुकड़ा नहीं कह सकते, काफी बड़ा है। इसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 6000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो काफी ज्यादा क्लाइमेट पे असर पड़ेगा, एटमॉस्फेयर पे असर पड़ेगा इस चीज से। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्या वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग का फर्क पड़ा है उसकी वजह से क्या ये टुकड़ा अलग हुआ है, इतना बड़ा आइस ब्लॉक अंटार्कटिका से अलग हो रहा है मैन मेड एक्टिविटी से, या फिर नहीं? तो कुछ साइंटिस्ट तो इस चीज पे कहते हैं कि देखिए, ये फॉर्मेशन ऑफ आइसबर्ग्स जो होते हैं, जो अलग होते हैं ये बर्फ के टुकड़े, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और मैन मेड एक्टिविटीज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस चीज पे। लेकिन फिर भी आगे अगली स्लाइड में आएगा कि काफी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास में तो एक ही सोल्यूशन है कि संभल के चलें, चाहे नेचुरल कारण हो या फिर मैन मेड एक्टिविटीज का। तो हमें संभल के चलना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग जिन मैन मेड एक्टिविटीज से बढ़ रही है हमें उनको कर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे जाके क्या करेगा, बर्फ का टुकड़ा जब ये अलग हो जाएगा तो पिघल जाएगा तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो फिर काफ़ी सारे जो आइलैंड्स यानी समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लोग रहते हैं, वो सबमर्ज हो जाएंगे। इसीलिए काफ़ी बड़ा खतरा है इस लार्सन सी से अलग होने के। वर्ल्ड की पूरी मीडिया में इसकी जो न्यूज़ है वो छाई हुई है। लेकिन एक जो कारण है, ऐसा नहीं है कि आजकल में ये पिघल जाएगा, इसको पिघलने में भी कई साल लग जाएंगे, 10-15 साल लग जाएंगे इसको पिघलने में। आगे क्या है कंटिन्यूड, इससे पहले भी लार्सन ए और लार्सन बी अलग हो गए थे, काफ़ी वो भी काफ़ी बड़े टुकड़े थे, लेकिन कंपैरिजन में जो लार्सन सी है वो इन सबसे बड़ा है। लार्सन ए अलग हुआ था 1995 के अंदर में, और जो लार्सन बी है वो अलग हुआ था 2002 के अंदर में। और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं ये पिघलेंगे ही, मेल्ट होंगे, तो उसके बाद में काफ़ी समुद्र में जो लेवल्स है पानी का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आगे है अंटार्कटिका जो है एक क्लाइमेट स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है। और इसकी इंपॉर्टेंस जो है बार बार यूएस साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में इंपॉर्टेंस बताई है अंटार्कटिका की। और कितना फर्क पड़ रहा है इस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी अभी बाकी है। जैसे हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं ये नेचुरल है, लेकिन फिर भी रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है कि लॉन्ग टर्म में जो एमिशंस हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को जलाने में या फिर कार्बन एमिशंस हैं, उनका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कुछ जो पूरी प्रोसेस है, कोई बात नहीं, ये तो पूरी नेचुरल प्रोसेस है। हो सकता है कि बर्फ का टुकड़ा का जो अलग होता है अंटार्कटिका से ये नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन क्या मैन मेड एक्टिविटीज से वो प्रोसेस तेज हो रही है? जो आइस ब्लॉक्स पहले 15 साल में अलग होते थे, क्या वो आज 3 या 4 साल में अलग हो रहे हैं? तो इस बात पे प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। और काफ़ी बड़ा है ये बर्फ का टुकड़ा, हमने अभी डिस्कस किया। पहले तो देखिए, जब लार्सन ए और लार्सन बी अलग हुए थे तो प्रॉपर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब तो प्रॉपर सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, तो अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं लार्सन सी को भी कि कितना इसका इफेक्ट हो रहा है, कितना सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, क्या वास्तव में हमें और ज़्यादा एक्शंस लिए जाने की आवश्यकता है, इस चीज़ को लेके सारी रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा आर्टिकल बार बार कह रहा है।
वे फॉरवर्ड में क्या है? वे फॉरवर्ड में है कि जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा इस लार्सन सी के अलग होने से, खास करके पेंगुइन सी आइस पे डिपेंड करती हैं कंप्लीटली, तो इन पे फर्क पड़ेगा और बायोडाइवर्सिटी पर फर्क पड़ेगा। अब जो ये देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ये फेनोमेनन है, इनका इरिवर्सिबल इफेक्ट होता है जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। काफ़ी बार हम देखते हैं कि आर्कटिक में, ग्रीनलैंड में इस प्रकार से जो बर्फ़ के टुकड़े हैं अलग होते रहते हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और जबकि ये अब लार्सन सी, तो ये तो माइलस्टोन है अपने आप में, सबसे बड़ा आइस ब्लॉक अभी तक का है जो अलग हुआ है मेन जो कॉन्टिनेंट है बर्फ़ का उससे। तो काइंड ऑफ लास्ट में यही कहते हैं कि साउंड कंक्लूजन्स की आवश्यकता है, प्रॉपर रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। बस हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हो इस चीज़ के अंदर में कम से कम हो, ताकि ह्यूमन और या फिर मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से इस पूरी प्रोसेस या ये पूरी प्रोसेस है वो एक्सेलेरेट ना हो। यूटिलिटी क्या है? पेपर 1 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है इसका, हर बार देखना, कभी भी देखियो देखना है कि इल नीनो आता है तो इल नीनो पे क्वेश्चन आता है। तो ज्योग्राफी में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में मेंस में, वो भी करंट एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होते हैं। तो क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स दैट आर एग्रेवेटिंग द रिट्रीटमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, ना सिर्फ अंटार्कटिका में बल्कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी? आपकी क्या राय है, हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस से निपटने के लिए? अब अगला आर्टिकल लाइव मिनट का है। म्यांमार के जो मिलिट्री चीफ हैं वो हमारे देश की यात्रा पर आए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। कमांडर इन चीफ ऑफ म्यांमार 8 दिन की भारत की यात्रा पर ये आए हैं, काफ़ी सारी सिटीज़ में जाएंगे, गया, वाराणसी, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, और काफ़ी सारे डिग्निटरीज से मिलेंगे, ना सिर्फ जो हमारे मिलिट्री के कमांडर्स या जनरल्स हैं उनसे, बल्कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी, डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, अजीत डोवल, इन सब से भी मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, कुछ लोगों को, आपको ये लगता होगा कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, किसी मिलिट्री जनरल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों? वैसे तो देखिए म्यांमार में डेमोक्रेसी आ चुकी है, सू की वहाँ पे अब फॉरेन मिनिस्टर हैं। फॉरेन मिनिस्टर इसलिए हैं क्योंकि एक रूल है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो सू की जो है वो बन नहीं सकती प्रेसिडेंट, क्योंकि इनके जो स्पाउस हैं वो, उनके पास में फॉरेन सिटीजनशिप थी, तो इसी वजह से। लेकिन पावर्स जो है वो सारी सू की के पास में है। लेकिन आर्टिकल कहता है कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो पावर है वो सू की के पास में है। अभी भी वहाँ का जो संविधान है म्यांमार का, वो साफ तौर पे कहता है कि म्यांमार मिलिट्री का एक रोल होगा, इमिनेंट रोल होगा वहाँ के मुद्दों को शेप करने में, और नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप एक प्रकार से पार्टिसिपेट करेंगे उसमें कि देश को आगे किस प्रकार से लाया जाए। और इसके अलावा मिलिट्री के पास में 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व भी हैं, यानी उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ की, उसमें से 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं मिलिट्री के लिए। इसके अलावा जो म्यांमार की मिलिट्री है वो अपॉइंट करती है डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और बॉर्डर अफेयर्स मिनिस्टर। तो पूरा का पूरे ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है म्यांमार के जनरल की, और फिर वो बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो वो इंडिया की विजिट पे आए हैं। इसलिए म्यांमार जो मिलिट्री है आजकल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। पहले वो पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड थी। हुआ क्या था, देखिए 1962 में क्या हुआ था, म्यांमार में कूप आ गया था, वहाँ की मिलिट्री ने सत्ता पे कब्जा जमा लिया था। तो उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया समेत काफ़ी सारे ऐसे देश थे, उन्होंने आइडियल पॉलिसीज अपनाई म्यांमार के खिलाफ में, म्यांमार के साथ में ट्रेड करना बंद कर दिया, काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि इससे तो नुकसान हो रहा है, खास करके इंडिया को। फिर क्या हुआ, 1992 में जब इंडिया को समझ में आया कि ऐसे तो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश म्यांमार, यहाँ पे तो चाइना ने पूरी तरह से अपना डोमिनेंस जमा लिया है, हमने तो डेमोक्रेसी के नाम पे अपने रिलेशंस हैं वो काफ़ी खराब कर लिया है म्यांमार के साथ में। फिर हमने इंप्रूव करने स्टार्ट किए रिलेशंस म्यांमार के साथ में। इवन जो यूएस था उनके रिलेशंस भी काफ़ी खराब थे म्यांमार के, उनको भी समझ में आ गया चाइना को काउंटर करने के लिए म्यांमार के साथ में रिश्ते सही करना काफ़ी ज़रूरी है। और म्यांमार भी क्या चाहता था, म्यांमार के अंदर में भी चाइना ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जिनसे वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो दुखी हो गए, क्योंकि इन्वायरमेंट कंसर्न्स और काफ़ी सारे दूसरे कंसर्न्स हैं। चाइनीज़ लोगों की क्या दिक्कत है, जब भी वो दूसरे देशों में प्रोजेक्ट्स चलाते हैं तो सारा कुछ अपना ले जाते हैं, मशीनरी भी अपने ले जाते हैं, अपने ही लोग ले जाते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो भी चाइनीज़ लोगों को मिलती है, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो काइंड ऑफ कॉलोनिज्म टाइप की पॉलिसीज होती है चाइनीज़ की। तो इसलिए श्रीलंका में भी काफ़ी कंसर्न्स थे, म्यांमार में भी काफ़ी कंसर्न्स थे, इसलिए जो है वो अब डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपनी मिलिट्री के अंदर में। जैसे कि उनके जो जनरल हैं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए, जर्मनी, रशिया, इन सब देशों की यात्रा पर गए और वहाँ से डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और इसी श्रेणी में वो इंडिया की यात्रा पे भी आए, वो अपने डिफेंस कोऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया।
तो इंडिया ने भी उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होने की संभावना है, जैसे आर्टिलरी गन्स, नेवल बोट्स, रोड बिल्डिंग्स, दूसरे जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है वो बेचेंगे। इसके साथ साथ लाइट वेट टॉर्पेडोज भी बेचने के लिए एग्रीमेंट होने की संभावना है। आगे क्या है? आगे वही है कि चाइना और म्यांमार के रिलेशंस कैसे हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। देखिए, ऐसी उम्मीद करना कि म्यांमार के थ्रू इंडिया चाइना को कंटेन कर लेगा, नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हालांकि अभी जो म्यांमार है चाहता है कि वो चाइना पे पूरी तरह से डिपेंड ना रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना और म्यांमार के रिलेशंस फिलहाल खराब हो चुके हैं। अभी भी काफ़ी डोमिनेंस है चाइना का म्यांमार के अंदर में। एग्जाम्पल, अभी भी काफ़ी बड़ा देखिए, जो काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में है। इवन म्यांमार के अंदर में एथनिक ग्रुप्स है जो वहाँ पे सेपरेशन चाहते हैं, अलग से देश बनाना चाहते हैं, उनको भी चाइना एक टेबल पे लेके आया है ताकि बातचीत की जा सके और म्यांमार में शांति लाई जा सके। तो काइंड ऑफ काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं अभी भी चाइना और म्यांमार के, और इसीलिए म्यांमार ने बिल्कुल साथ के साथ ही वन रोड वन बेल्ट के प्रोजेक्ट को हाँ भर दी। तो इस तरह की उम्मीद तो इंडिया कर भी नहीं रहा है कि म्यांमार को यूज करेगा चाइना को कंटेन करने के लिए। तो फिर क्यों इंपॉर्टेंट है म्यांमार इंडिया के लिए? म्यांमार काफ़ी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि अलग से देश की मांग कर रहे हैं, वो म्यांमार की धरती से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे है काफ़ी बड़ा घने जंगल है वहाँ पे, और जो टेरेन है काफ़ी डिफिकल्ट है। वो क्या करते हैं, अटैक करने के लिए वो इंडिया में आते हैं, वो दोबारा से म्यांमार की टेरिटरी में जाके छुप जाते हैं। तो म्यांमार की जरूरत हमें काफ़ी बार पड़ती है और काफ़ी अच्छे रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि अब जैसे क्या हुआ था 2015 के अंदर में हमने हॉट परस्यूट किया था। हॉट परस्यूट मतलब जो टेररिस्ट मिलिटेंट्स थे उनका पीछा करते हुए, इंसर्जेंट्स का पीछा करते हुए हमारी जो आर्मी थी वो म्यांमार की धरती पर चली गई थी और म्यांमार के साथ में कोऑपरेट करके उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, चेस्ट थंपिंग हुई थी। चेस्ट थंपिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने अपने आप की तारीफ करी, और इससे देखिए तारीफ उस समय नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बार बार ऐसा कहना कि हमने म्यांमार की धरती पर जाके ऑपरेशंस को अंजाम दिया तो साफ साफ ये एक संकेत दे रहा है। इससे तो आप ये कह रहे हो कि म्यांमार का जो देश है वो कमजोर है, म्यांमार की धरती पर जाके उनकी सॉवरेनिटी को हर्ट करके आप ऑपरेशंस चला सकते हो। तो म्यांमार उस चीज़ से नाराज हो गया था 2015 के अंदर में। तो अब इस विजिट को उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि अब जो मिलिट्री जनरल आ रहे हैं तो इंडिया उनके कंसर्न्स को एस्यूज करने की कोशिश करेगा, शांत करने की कोशिश करेगा कि देखिए हमारी कोई इंटेंशंस नहीं थी उस समय में, और वो तो ऐसे ही, मतलब समझ गए क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या है, अब और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए म्यांमार जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हर एक डायमेंशन कवर करूँ तो बता देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक डायमेंशंस में ये है, वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, ऑयल गैस है, इवन जो पल्सेस हैं वो भी उनसे हम परचेज करते हैं। और इसके अलावा वो एक एशियन से हमको जोड़ता है काइंड ऑफ। म्यांमार आपने देखा होगा, अगर एशियन के साथ में, एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हमें रिलेशंस अच्छे करने हैं तो म्यांमार उसके लिए एक दरवाजा है, द्वार है। हमारे साथ में काफ़ी सारी बॉडीज़ के अंदर में है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बिम्स्टेक, मेकोंगगा, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में म्यांमार हमारे साथ में है। कल्चरल हिस्टोरिकल जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इवन देखिए 1935 तक तो म्यांमार और इंडिया थे वो एक ही कंट्री था, यानी एक ही रूल अप्लाई होते थे। ब्रिटिशर्स हम पे राज हो गए थे। 1935 एक्ट जब आया था तो बर्मा, उस समय इसका नाम था म्यांमार का, तो वो अलग हो गया था हमसे। और भी काफ़ी सारे, अब देखिए सिर्फ आप इसको नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से मत देखिए, इवन नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए भी नॉर्थ ईस्ट हमसे जुड़ा है एक बिल्कुल चिकन नेक हाईवे से। काफ़ी दिक्कतें होती हैं वहाँ पे, सामान ले जाने के लिए मार्केट नहीं मिल पाती। अगर म्यांमार के साथ में रिलेशन अच्छे होते हैं तो ट्रेड इनके साथ में बढ़ता है, तो हमारी नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट आएगी। तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से, और आप वो है एक ड्रग्स जो वहाँ पे है, ड्रग्स का जो क्रेसेंट बनता है, तो काफ़ी स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, उसको कंटेन करने के लिए भी म्यांमार के साथ कोऑपरेशन की आवश्यकता है। तो ये सारे रीजंस हैं, आप लिख सकते हो अपने आंसर्स के अंदर में। माइनॉरिटी वायलेंस, इसके अलावा क्या है, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन वहाँ पे जो रखाइन कम्युनिटी है, रखाइन जो एथनिक ग्रुप है, उनके खिलाफ में काफ़ी ऑपरेशन हो रहा है म्यांमार के अंदर में। और हमारे जो सिविल या मिलिट्री लीडर्स हैं वो बात कर सकते हैं म्यांमार के मिलिट्री जनरल से कि किस प्रकार से रखाइन में जो ऑपरेशन हो रहा है ये पूरे रीजनल इंस्टेबिलिटी के लिए खतरा है। काफ़ी सारे कंसर्न्स आए थे कि रखाइन में जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेररिज्म को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि इंडिया ने ग्लोबल मंच पे इस मुद्दे पर म्यांमार का विरोध नहीं किया था, लेकिन अब पर्सनल मीटिंग्स में, इंडिविजुअल मीटिंग्स में तो इंडिया काइंड ऑफ इस मुद्दे पर बात कर सकता है मिलिट्री जनरल से। ये एक मीटिंग हुई थी एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनेवा के अंदर में। यहाँ पे एक रेजुलेशन जब पास करने की बारी आई थी कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए ह्यूमन राइट्स का पता लगाने के लिए रखाइन के अंदर में, म्यांमार के अंदर में, तब इंडिया ने काइंड ऑफ डिसोसिएट कर लिया था इस पूरे मुद्दे पे अपने आप को और कहा था कि नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि रीज़न सेम था कि वो इस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहते थे और अपने
जो रिलेशंस हैं वो खराब नहीं करना चाहते थे म्यांमार के साथ में। वे फॉरवर्ड में क्या है? वे फॉरवर्ड में ये चीज़ है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो काफ़ी मल्टीपोलर होती जा रही हैं, तो इंडिया को हर एक टाइप के कंट्री से अपने रिलेशंस दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। मेजर पावर से हम डील कर रहे हैं अच्छे से। यूएस के साथ हमारे जो रिलेशंस है अब काफ़ी इंप्रूव हुए हैं पिछले काफ़ी समय से, और इवन जो मिडिल पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स है थोड़ा नीचे हैं, जैसे जापान, जर्मनी, इनसे भी हमने काफ़ी अपने रिलेशंस ठीक किए हैं। और बाकी अब जैसे ये छोटी पावर्स हैं, म्यांमार, इन सब से भी हमें अच्छे से अपने रिश्ते रखने चाहिए, आर्टिकल ये कह रहा है। और इंस्पाइट ऑफ कुछ भी करंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्टेटस हो म्यांमार का, म्यांमार की जो अभी लोकेशन है वो बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में है, जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो एक इंपॉर्टेंट पिलर है म्यांमार हमारे लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। क्वेश्चन किस तरह का आएगा? क्वेश्चन आएगा पेपर 2 में, एसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार। इंपॉर्टेंस क्यों है वो सारे रीजन हमने डिस्कस किए कि जितने भी थे। काइंड ऑफ डायमेंशन कवर करोगे तो पॉइंट्स अपने आप आ जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, हम वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ऑयल गैस, वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आप अपने कभी भी देख लेना, इंपॉर्टेंस में ये भी बताना, पहले तो ये सारी डायमेंशन कवर करना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ हैं, कल्चरल, हिस्टोरिकल बता देना 1-2 लाइनें, फिर जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बता देना, तो 7-8 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद में ये भी बताना कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। फिर उन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बता सकते हो। जो कलादान मल्टी मॉडल का जो प्रोजेक्ट है जो इंडिया चला रहा है म्यांमार के साथ में, थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश कर रहा है, ट्राईलिटरल हाईवे है, हाई लेवल विजिट्स हो रही हैं। तो ये कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। फिर लेकिन कंसर्न्स भी बताना। ये अब आगे है ना, डिस्कस द फेज ऑफ करंट एंगेजमेंट, तो बताना कि गवर्नमेंट ये सब कर रही है, एंगेजमेंट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन लास्ट में बताना कि जो पेस है, जो रफ्तार है इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की, वो काफ़ी धीमी है और गवर्नमेंट को एक्सेलरेट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है, इवन ईरान जो है वो भी हमसे नाराज़ है कि जो छबार पोर्ट है इंडिया उसको तेज़ी से नहीं बना रहा है। म्यांमार ने भी काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज किए कि हम प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उसको बनाते नहीं हैं जल्दी से। तो ये कंसर्न्स हम लिख सकते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। अगला आर्टिकल है एक्ट से रिलेटेड, जिसका नाम है एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। काफ़ी लंबा नाम है इसका। ये एक्ट है, क्या है इस एक्ट में? 1958 में ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट में ये था कि पहले भी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि कोई भी मोन्यूमेंट है, मान लीजिए ये कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के 100 मीटर के दायरे में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, नो डेवलपमेंट जोन। और बाद में उससे आगे, ये तो 100 मीटर हो गया, उससे भी 100 मीटर आगे कोई किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है तो अनुमति लेनी पड़ेगी नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी से। समझ गए? 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं। 100 मीटर के दायरे में तो कोई कंस्ट्रक्शन होगी ही नहीं, और आगे 100 मीटर है वो रिस्ट्रिक्टेड जोन होगा, वहां पे रेगुलेशन होगा, वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पार्लियामेंट में एक अध्यादेश, यानी अध्यादेश तो ऑर्डिनेंस होता है, सॉरी, एक ना लेजिस्लेशन है वो प्रपोज किया गया है। उसमें कहा गया है कि ये इस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए। तो अब आर्टिकल काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज करता है। इससे पहले भी 1 हफ्ता पहले हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें जो पॉइंट्स थे वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ 1 मिनट के अंदर में। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो काफ़ी इंक्रोचमेंट होती है मोन्यूमेंट्स के आसपास, हेरिटेज साइट्स के आसपास, संरक्षण प्रदान होता है पॉलिटिकल लीडर्स का, इवन काफ़ी सीरियस नहीं लिया जाता, पुलिस भी काफ़ी सीरियस नहीं होती। तो ये सारे रीजन हमने डिस्कस किए थे, और टाइगर रिजर्व से डिस्कस कर रहा था वो आर्टिकल, कंपेयर कर रहा था। वो कह रहा था कि टाइगर जो रिजर्व्स हैं उसमें टाइगर्स और मैन के जो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए कोर रीजन का डिक्लेरेशन होता है। तो उसी प्रकार मोन्यूमेंट्स और जो मैन है आपस में ना टकराएं, उसके लिए ये 100 मीटर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उस आर्टिकल में था वो ये था कि कल्चरल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी ये है कि वो इस प्रकार से मोन्यूमेंट्स को संरक्षण प्रदान करे और सुरक्षित रखे, प्रोटेक्शन दे। लेकिन कल्चरल जो मिनिस्ट्री है ठीक उसके उलट काम कर रही है, और कैबिनेट जो ये कानून अब प्रपोज किया है, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में लेके आई है जो बिल, उसको बल्कि सपोर्ट कर रही है। तो कल्चरल मिनिस्ट्री अपने नाम के ठीक उलट काम कर रही है। अब करते हैं आज का आर्टिकल में क्या है कुछ नया। ये देखिए, ये हमने अभी डिस्कस किया कि कौन सा होता है नो डेवलपमेंट जोन वाला एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया 100 मीटर के दायरे वाला, और उसके बाद में रेगुलेटेड एरिया कौन सा होता है जो उसके 100 मीटर के आगे आता है, ये 100 मीटर, और उसके 100 मीटर आगे रेगुलेटेड एरिया। इसके लिए परमिशन चाहिए रेगुलेशन के लिए, और यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, ये हमारा नेशनल मोन्यूमेंट है कोई भी, ठीक है। और बाद में आर्टिकल कहता है कि उस चीज़ के लिए, रेगुलेशन के लिए एक नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी भी बनाई गई थी। और हुआ क्या था, ये इस केस को एक प्रकार से चैलेंज किया गया था, इस एक्ट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक एक्ट है, अच्छे से काम कर रहा है और इसमें किसी भी फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। और ये एक्ट फुलफिल करता है हमारे डीपीएसपी को। कौन से डीपीएसपी को? आर्टिकल नंबर 49, जिसमें साफ साफ लिखा है इस आर्टिकल नंबर 49 में कि
जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो हेरिटेज है या फिर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। तो 1958 जो एक्ट है वो उसी के लिए बनाया गया था, आर्टिकल नंबर 49 को फुलफिल करने के लिए। और बाद में आर्टिकल कहता है कि समय रहते काफ़ी सारे बदलाव हुए और सिटीज़ में काफ़ी सारा प्रेशर आ गया, अर्बन सिटीज़ में काफ़ी सारा प्रेशर आ गया मोनूमेंट्स के ऊपर में, फिर और ज़्यादा इस एक्ट को स्ट्रिक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2010 के अंदर में। तो अब टाइम तो देखिए, टाइम के अनुसार तो बल्कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और जबकि गवर्नमेंट तो इसे हटा रही है तो कितना गलत हो जाएगा। फिर आर्टिकल कहता है कि काफ़ी बार सेफ्टी, सिक्योरिटी, एस्थेटिक्स, सुंदरता मेंटेन करने के लिए काफ़ी कड़े कदम सरकार ने उठाए थे और काफ़ी अच्छे से अभी तक काम हो गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी एक कस्टोडियन की भूमिका निभाई इन मोनूमेंट्स को प्रिजर्व करने में, लेकिन अभी ये जो है वो खतरे में है, ये कोई भी सीक्रेट नहीं है। आगे जो नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी है उन्होंने भी काफ़ी बार रिफ्यूज़ किया, काइंड ऑफ बता रहे हैं कि कितने अच्छे से ये एक्ट काम कर रहा था। काफ़ी बार इन्होंने जो परमिशन रिफ्यूज़ कर दी, काफ़ी बार ना सिर्फ प्राइवेट कंपनी से बल्कि गवर्नमेंट से भी प्रपोजल आते थे कि हमें अनुमति दे दी जाए कंस्ट्रक्शन की, ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन मोनूमेंट्स को काफ़ी अच्छे से बचाया नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और बाद में तो यही है कि गवर्नमेंट यूँ कह रही है कि सिर्फ 100 मीटर के दायरे में गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस होने दिए जाए, क्योंकि गवर्नमेंट यूँ कह रही है कि जो फतेहपुर सिकरी है आगरा में, वहाँ के उसके ठीक सामने से एक हाईवे पास करना है, हाईवे को चौड़ा करना है, वाइडन करना है, ऐसा गवर्नमेंट का प्रपोजल है, इसलिए इस एक्ट में बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन आर्टिकल कहता है, जिन्होंने लिखा वो कहते हैं कि देखिए सिर्फ पब्लिक वर्क्स के लिए भी इसको डाइल्यूट करना काफ़ी नुकसानदायक साबित होगा, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कल को गवर्नमेंट कहेगी कि कोई पीपीपी का प्रोजेक्ट होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट कहेगी कि ये पब्लिक इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है, हालांकि बना प्राइवेट कंपनी रही है, तो इसमें भी आप अनुमति दे दी जाए। तो इस तरह से डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। और अगर एक बार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अनुमति मिलना स्टार्ट हो गई तो इम्पॉसिबल हो जाएगा नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी के लिए कि कंस्ट्रक्शन को रोक पाना या फिर जो थ्रेट्स आज मौजूद है उसको अवॉइड कर पाना। वे फॉरवर्ड में क्या है? वे फॉरवर्ड में तो यही है कि आर्टिकल नंबर 49 जो है उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। अगर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स आए इन मोनूमेंट्स के आसपास, तो इन मोनूमेंट्स की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये आज की पूरी डिस्कशन थी हमारी, और आप जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर दिए जाने की कोशिश कीजिएगा। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।